नमस्कार दोस्तों। गौतम अदानी समूह 8 साल में 35,000 करोड़ रुपए से जो है 9.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बन गया है। जो सोचिए 2014 में 35,000 करोड़ रुपए की जो कंपनी होती थी अदानी समूह की, गौतम अदानी की, वो कंपनी अब करीब करीब 10 लाख करोड़ के करीब पहुंचने जा रही है। अभी वो 9.5 लाख से अधिक करोड़ रुपए की हो गई है। आप समझ सकते हैं एकदम से 8 साल में अदानी की कंपनी ने कैसे फायदा उठाया। इतनी तेजी से रिलायंस भी नहीं बढ़ी, इतनी तेजी से कोई भी देश की और कंपनी नहीं बढ़ी। तो यह स्थिति, जबकि दूसरी तरफ देश के बैंकों का लगातार लूट रहा है, पिट रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। आप ये समझिए, हमारी बैंक लूटी जा रही, हमारे देश की अर्थव्यवस्था लूटी जा रही, हम कर्जदार बन रहे हैं, और ये सारी चीजें आज मौजूद हैं। इन्हीं पर चर्चा करेंगे आपसे। आपको याद होगा कि अभी हाल ही के दिनों में एक शिप यार्ड घोटाला हुआ था, बैंक घोटाला, जिसमें 22,000 करोड़ से अधिक, मतलब 22,500 करोड़ रुपए, एक जो है जो उसका मालिक है ऋषि अग्रवाल, उसने किस तरीके से फ्रॉड करके लूट लिया। और ये वही व्यक्ति है जिसे नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात का सिरमौर बनाया था, उसे इनाम दिया था, जिसे नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं हम प्रधान सेवक हैं, उन्हीं प्रधान सेवक या प्रधान चौकीदार के नेतृत्व में उसने इतना बड़ा घोटाला कर डाला। नाम है ऋषि अग्रवाल। और ईडी हो या सीबीआई, दोनों मौन साधे हुए हैं। ये मामला सामने आने के बाद आज तक उन्होंने इसको नहीं बुलाया है। आप इससे समझ सकते हैं कि क्या हाल है। चलिए आज हम बात करते हैं कि देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला भी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही हो गया। 34,500 करोड़ रुपए का, जितने की गौतम अदानी की एक समय में कंपनी हुआ करती थी जब 2014 में, उतने ही करोड़ का बैंकिंग घोटाला हो गया है गुजरात में। और उस बैंकिंग घोटाले में की लिस्ट में जो आप ये देखेंगे, जिस तरीके से बैंकिंग घोटाले हो रहे हैं, सारी चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। और ये है क्या? ये DHFL एक कंपनी है और उस कंपनी ने ये घोटाला किया है। और ये जो DFHL का घोटाला है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि है क्या और क्यों हो रहा है। तो आप इसमें ये वाधवान हैं और उन्होंने ये किया है। और इस घोटाले में जिस तरीके से मतलब लूटा गया है बैंकों को, तो उसको लेकर के और इसको लेकर के मतलब FIR भी दर्ज जब करानी थी, तो इसकी FIR जो है भारत सरकार ने नहीं कराई, बैंक जो परेशान हो गया उस बैंक ने कराई। और ये सहाना समूह है, DHFL है, और इनके सुधाकर रेड्डी और इनके समेत सब जगह के यहाँ है। तो इनके यहाँ छापे पड़े हैं। 34,615 करोड़ रुपए की जो है घोटाले का मामला है। और इसमें जो प्रबंध निदेशक हैं कपिल वाधवान, जो MD कहलाते हैं, और धीरज वाधवान और व्यवसायी सुधाकर शेट्टी, और ये सारे लोगों ने मिलकर के इतना बड़ा घोटाला कर लिया। इसमें जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अलावा भी और तमाम सारे लोग हैं। और इन्होंने 17 बैंकों के साथ में धोखा किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ने इसको लेकर के FIR दर्ज कराई, और CBI ने जब FIR दर्ज की, तो उसके बाद भी आज जो गोदी मीडिया है, जिसमें इतने बड़े घोटाले की गूंज होनी चाहिए थी, कहीं दब गई है। कहीं सिंगल कॉलम है, कहीं है ही नहीं, और कहीं कुछ। तो उस स्थिति में तो गुजरात शायद जो है जिसे कहेंगे घोटालों का गढ़ बनता जा रहा है। इसके पहले का आपको याद होगा कितने बैंकिंग घोटाले हो गए। यदि हम नरेंद्र मोदी के ही शासनकाल में देखें तो ज्यादा नहीं, हम सिर्फ 2 दर्जन घोटालों की यदि बात कर लें, तो उन 2 दर्जन घोटालों में, चाहे उनमें मेहुल चौकसी हो, चाहे ऋषि कमलेश हो,
चाहे संथनम मुथुस्वामी हो, अश्वनी अग्रवाल हो, ये सारे लोग जो भी आपको मिलेंगे, ये सारे लोग जो है घोटाले में लिप्त मिलेंगे और ये सब जो है गुजरात से जुड़े हुए पाए जाएंगे। इसके बाद में आप देखिए जिस तरीके से तमाम सारी चीजें आ रही हैं, उसको लेकर के वित्त मंत्री सीतारमण ने जो सोमवार को कहा था, उसमें कहा था कि घोटाले जिस तरीके से हो रहे हैं उनको हम रोकने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। अरे साहब, घोटाले हो जाने के बाद में आप कौन सा रोकने का काम कर रहे हैं? और इस स्थिति में ये है कि लगातार ये चल रहा है, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे जितने, तो मतलब इस तरह से करके 1 लाख करोड़ से अधिक के, तो छोटे छोटे से, और यदि हम सारे घोटालों को देख लेंगे, बैंक घोटालों को जो मोदी के समय में हुए हैं, तो करीब करीब ये 7 लाख करोड़ रुपया का अमाउंट इस पे जाएगा जो बैंकों के साथ में फ्रॉड हुए हैं। और बैंकों में पैसा किसी दूसरे का नहीं होता है, आपका होता है, हमारा होता है, और हमारे पैसे को लूट कर भाग रहे हैं। बैंक जो है उससे परेशान होते हैं और फिर बैंक जो प्रॉफिट देना चाहिए, जो चीजें देनी चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं। तो ये स्थिति है और इसी कड़ी में अब ये DHFL का घोटाला भी जुड़ गया है। लेकिन CBI हो, ED हो, कोई हो, इनसे ना पूछताछ करेगा, ना कार्रवाई करेगा। और वाइब्रेंट गुजरात के सिरमौर को तो आप देख ही चुके हैं, इतना वक्त हो गया। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा घोटाला बताया, लेकिन अखबारों ने एक सिंगल कॉलम लगा दिया या नहीं लगाया। और सरकार तो वैसे ही नहीं करती, तो वो उनसे नहीं पूछती है, उनसे पूछती है जहां पॉलिटिकल चीजें होती हैं। तो इसको आप देखिए, तो देश तमाशे में मस्त है और मोदी के दोस्त लूटने में मस्त है। विंड पावर प्रोजेक्ट का काम श्रीलंका में अडानी ग्रुप को दे दिया जाए। मैंने भी नहीं कहा, ये उनके बिजली बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइवेट पार्टीज को ठेका दिलाने के लिए बने हैं? क्या हमारे देश के, भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री किसी कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं कि ठेका अडानी ग्रुप को दिलवा दिया जाए? क्या ईडी और अदर एजेंसीज ने इस पे जांच करना उपयुक्त नहीं समझा? वहां पे इतनी खामोशी क्यों रखी गई? अरे हम तो 54 घंटे की जांच करके भी आ गए और आगे भी हर अग्नि परीक्षा दे देंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। आप देखिए एक और चीज कि भारत की अर्थव्यवस्था और दूसरी चीजें कितनी बुरी तरह से जा रही हैं। देखिए पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब है, पूरे दुनिया में तमाम तरह की समस्याएं हैं, दुनिया में महंगाई है, लेकिन सबसे ज्यादा असर भारत में ही क्यों? क्योंकि भारत की जो अर्थ नीतियां हैं, जो भारत सरकार को सोचना चाहिए, जिस पे करना चाहिए, वो करने की बजाय वो सरकारें बनाने, बिगाड़ने और गिराने में और चुनाव जीतने में लगी रहती है। और यही वजह है कि गिराने के चक्कर में आज रुपया जो है सबसे बुरी इतिहास में है। आप समझिए, रुपया 78.5 रुपए का $1 हो गया है। यह स्थिति हो गई है आज भारत में रुपए की। तो दुनिया में आज रुपया रोज पिट रहा है और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब नहीं पिट रहा है। और इसके कारण हमारा जो सेंसेक्स है, शेयर बाजार है, वो भी लगातार गिर रहा है। और जो बैंक घोटाला सामने आया उसके कारण गिर रहा है। भारत के 500 कॉर्पोरेट्स का मुनाफा जो है जीडीपी का 4.3% हो गया है। समझ लीजिए, सिर्फ 500 कॉर्पोरेट घराने हैं जिनका जो मुनाफा है, मुनाफा वो भारत की जीडीपी का 7.3% हो गया। और नरेंद्र मोदी कहते हैं देश की जीडीपी हम 7.5% करेंगे। तो साहब जब 7.5% कहते हैं तो 4.3% तो आप सिर्फ 500 घरानों को दे देते हैं। और जो पिछले 8 सालों से बिल्कुल मस्त है और सबसे ज्यादा मुनाफे पर मुनाफा कमाते जा रहे हैं। पूर्व सैनिकों की बात हो, भर्ती की बात हो, यूपी में बिहार की बात हो, पोल की बात हो, मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि उनकी इतनी जो है स्थिति नहीं है कि वो इतनी बड़ी सेना रख सके। अब आप समझिए, सेना के लिए आपके पास पैसे नहीं है,
लेकिन लुटाने के लिए पैसे हैं। हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए पैसे नहीं, लेकिन बाकी के लिए पैसे हैं। कुर्सी खरीदने के लिए 5 स्टार होटल में 70 दिन तक जो है रोजाना खर्चा करती है। सूटकेस भर भर कर नोट जो है जाते हैं। असम में 36 में से 32 जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। 46 लाख जिंदगियां दांव पर हैं। 80,000 लोग मारे गए हैं, लेकिन वहां के सीएम दूसरे काम में लगे हैं। न किसान सलामत, न जवान सलामत। मोदी सरकार ने चीन को 1126 करोड़ दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर का ठेका दिया। चीन ने लद्दाख की सीमा पर 20 भारतीय जवानों को शहीद कर दिया। देश संकट में है। कोरोना से साथ देश को चीनी आक्रमण का सामना करना है, पर भाजपा वर्चुअल रैली में व्यस्त है। विधायक खरीदे जा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। महाराष्ट्र से राजस्थान तक और केरल से बंगाल तक राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश जारी है। विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है। सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाया जा रहा है। देश में न किसान सलामत है और न जवान सलामत। ये क्या हो रहा है? बादशाह सलामत। वो लोकतंत्र को जो लूटा जा रहा है, उस काम में सहयोग करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, मुंबई में कोविड पॉजिटिव रेट 20% हो गया है, और ऐसे में जब वहां के सीएम भी कोरोना पॉजिटिव हो, तो ऐसे वक्त में जिस तरीके से लोकतंत्र को लूटने का काम चल रहा हो, तो आप सोचिए वो कैसे बचाएंगे और क्या करेंगे। क्या हम यही विश्वगुरु बनना चाह रहे थे? लगता है कि इस तरह रहेगा तो हम बिल्कुल विश्वगुरु ही हैं। आप एक और जानकारी जान लीजिए। स्थिति यह है कि भारत के ऊपर अब तक का भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कर्ज है, और जो मोदी के कार्यकाल में लिया गया है। तो स्थिति है, इन कर्जों पर अगर असर देखें तो देश की आर्थिक स्थिति पर अब साफ इन कर्जों का असर दिखने लगा है। नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, और ये जो है जिस तरीके से वो सारे लगे हुए हैं, भाजपा का आईटी सेल कांग्रेसियों, वामपंथियों और दूसरों पर हमला करने में लगा है, लेकिन बाकी चीजों पे नहीं। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर आप चले जाइए, आप देख लीजिए, दुनिया के सबसे कर्जदार देशों में से भारत शुमार हो गया है। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर साफ लिखा है कि भारत और विश्व बैंक के बीच इस साल 2 फरवरी जो है जो है 2 फरवरी 2018 को जो करार हुआ, उसके तहत विश्व बैंक ने भारत को तमाम कर्ज दिए, चाहे वाराणसी से हल्दिया तक की रोड बनाने के लिए हो, 375 बिलियन या जो भी कुछ है। तो इस तरह इस करार पर भारत में इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन प्रवीर पांडे, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के ज्वाइंट सेक्रेटरी समीर कुमार खरे और भारत में विश्व बैंक के डायरेक्टर जुनैद अहमद ने हस्ताक्षर किए। आप जान लीजिए, 2013 में भारत पर कुल विदेशी कर्ज का भार जो है 409.9 अरब डॉलर था, जो जीडीपी का 11.1% था, जो 2014 में मोदी के ही समय में बढ़ करके जो है 446.2 अरब डॉलर हो गया, जो जीडीपी का था। और उसके बाद में आप देखिए 2015 में ये 474.7 अरब डॉलर हो गया, और उसके बाद में 2018 में ये 529 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गया, और ये कर्ज का विदेशी कर्ज में 12.4% की वृद्धि दर्ज की गई। और ये अब की सबसे बड़ी वृद्धि थी। यही नहीं, भार इतना ही हो तो उसको कहते, अब जीडीपी का जो है 20.9% जो है, मतलब करीब 21% जो है जीडीपी का, वो कर्ज हो गया है। अब जिस तरीके से कर्ज लगातार बढ़ रहा है, उस हिसाब से जीडीपी बिल्कुल नीचे जा रही है। कभी जो 9% 10% तक पहुंच गई थी, वो आते आते आज नीचे जा रही है। तो यह बात आपको समझनी पड़ेगी। स्किल इंडिया हो, स्वच्छ भारत हो, गंगा की सफाई हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, शिक्षा हो, ऊर्जा हो, आदि के नाम पर अकेले नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 78 अरब डॉलर का कर्ज अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लिया है। आप सुनो, और इनके नाम पर लिया है। और आप देखिए कि गंगा किस तरह से गंदी हो,
और गंगा इतनी गंदी है, और वाराणसी की बात कर रहा हूं, ये आप देखिए, हाल देखिए गंगा का, और इस हालत में खड़ा कर दिया है। इसको लेकर के जो वहां पर संकट मोचन के महंत हैं प्रोफेसर वीएन मिश्रा साहब, उन्होंने इसको लेकर के बहुत स्पष्ट कहा कि यह हालत, हमारी गंगा मर रही है वहां जहां इतना रुपया बहा दिया गया हो गंगा के नाम पर। तो इस तरह की स्थितियां हैं। अब आप देखेंगे कि जिस तरीके से 70 सालों की बात करते थे, 70 सालों में तो कर्ज लिया गया था सिर्फ 53 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ का, लेकिन 2022 आते आते भारत पर जो कर्ज है वो 131 लाख करोड़ का हो गया है करीब, और 131 लाख करोड़ का कर्ज, और उसके बाद राज्यों के कर्ज भी उसी तरह बढ़े हैं, और सबसे ज्यादा कर्ज जो बढ़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बढ़े, या फिर उन जगह बढ़ रहे हैं जहां पर गलत नीतियां अपनाई जा रही हैं। तो यह स्थिति है। आप इन सब चीजों को लेकर के एक चीज देखेंगे कि किस तरीके से सारी चीजें की जाती हैं, और इन सबको यदि आप सारे आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कितनी भयावह स्थिति है। सरकार ने जितना बड़ा कर्ज ले लिया है इस दौर में, वो कर्ज जो है देश के आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने वाला है। अब इसमें 500 वैज्ञानिकों ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी, बंद कराओ गोबर मूत्र औषधि गुणों का प्रचार प्रसार, जो इस तरह से करके आप कर रहे हैं, जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, इनमें मत कीजिए, प्रचार में मत कीजिए, ये सब बर्बादी है। 23 जनवरी 2018 को उत्तराखंड में जल आपूर्ति के मामले में $8 अरब लिया गया कर्ज। इसके बाद में 31 जनवरी को तमिलनाडु के गांवों में सुधार के नाम पर 6.5 अरब डॉलर लिया गया। इसके बाद में 20 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश की सड़कें दुरुस्त करने के नाम पर लिया गया, जहां सड़कें चोरी हो जा रही हैं, इसकी भी FIR हो रही है, आप समझिए। फिर इसके बाद में तो इस तरह से लगातार यदि आप बात, फिर कभी दवा बनाने के नाम पर लिया जा रहा है, कभी कुपोषण को मिटाने के नाम पर लिया जा रहा है, कभी किसी और नाम पर लिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें वर्ल्ड बैंक के डाटा में मौजूद है। और उत्तर प्रदेश में तो टूरिज्म डेवलप करने के नाम पर लिया जा रहा था, उसके बाद में कहीं पर असम में ग्रामीण परिवहन के लिए लिया जा रहा था, तो नेशनल बायोफार्मा मिशन के लिए लिया जा रहा था। तो इस तरह से, लेकिन गंगा नदी की सफाई का हो या कोई भी हो, ये हजारों करोड़, हजारों लाखों करोड़ रुपया अब तक आप ले चुके हैं लोन, और जब इतना बड़ा लोन ले चुके हो तो देश को कैसे करें। और वहीं अदानी समूह जो है 35 हजार करोड़ से की कंपनी से जाकर के 9.5 लाख करोड़ से अधिक की कंपनी बन जाती है। तो 9.5 लाख करोड़ से अधिक की कंपनी बन जाती, तो ये स्थिति है। आप खेल समझ नहीं असल में पा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि सेना के पास देश में रेलवे से अधिक संपत्तियां हैं, इसीलिए सेना पर निगाह डाल दी है सब। इसीलिए अग्निपथ से लेकर के सब कुछ लाया गया है, जिससे अब जो अफसर आए, जवान आए, वो सब हमारे काबू रहे। और रक्षा मंत्रालय के अधिकार में देश भर के कुल 17.95 लाख एकड़ जमीन है, उसमें 16.35 लाख एकड़ जमीन देश भर में फैली 62 छावनियों से बाहर है। आने वाले संसद सत्र में एक ऐसा बिल ला रहे हैं जिसकी सहायता से देश भर में छावनियों में जो जमीनें हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा, उन्हें पौने दाम पर अपने चौहद्दों को दे दिया जाएगा। लाखों एकड़ रक्षा भूमि के सर्वेक्षण के लिए ड्रोन इमेजरी आधारित सर्वेक्षण भी करा लिया गया, और सारी चीजें हैं। तो आप समझिए, कोई बना रहा था, आप बेच रहे हैं। न सिर्फ आपने कंपनियां बेची, अब जमीनें भी बेच रहे हैं, घर भी बेच रहे हैं, खेत भी बेच रहे हैं। तो ये समझिए, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। पुलिस विभाग की 50 सेवाओं को निजीकरण करने की तैयारी है। इसी तरीके से धीरे धीरे नगर निगम और दूसरे अन्य उनमें इसी तरह की तैयारी है। और सेना की बेस वर्कशॉप का संचालन निजी कर्मचारियों को, कंपनियों को सौंपा जा रहा है। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, और शुरुआत दिल्ली की वर्कशॉप से हो रही है, ये जान लीजिए।
कि सेना के अंदर भी निजी घुसेड़ देंगे, आप सब जगह कर देंगे, न कोई सुरक्षा रहेगी, न कोई गोपनीयता रहेगी। 220 साल पुराने 41 देश भर में फैले आयुध कारखानों में जो है 2021 में 7 कंपनियों में बांट दिया गया और अब उसे धीरे धीरे करके बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई। रक्षा मंत्रालय के लिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है OFB जो होता था उसको अब भंग कर दिया गया है और उसकी बजाय 7 कंपनियां बना करके किस तरह से बेचना है उसका काम शुरू हो गया है। सामने मेक इन इंडिया जैसे जुमले आप फेंकते हैं, आपके मित्र उद्योगपतियों की फैक्ट्रियां खुलवाई जा रही हैं, आयुध कारखानों का निगमीकरण किया जा रहा है और इस तरह से करके आप अपने आप को बड़ा वीर कहते हैं और आप युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। अग्निवीर कह के आप जिस तरह से उन्हें मारने की कोशिश करते हैं उसको देखिए। और स्थिति यह है कि देश के अंदर 1 करोड़ से अधिक पद जो अभी सैंक्शन पद है वो खाली पड़े हुए हैं और आप कहते हैं सिर्फ 2 साल में 10 लाख पद भरेंगे। इसको लेके वरुण गांधी ने भी बहुत अच्छा बोला है। ये अग्निपथ जो योजना है इसके बारे में कई नौजवानों ने पिछले 2 दिन में मुझे सोशल मीडिया पे लिख के, फेसबुक ट्विटर पे लिख के अपनी चिंताएं मेरे सामने रखी। हमारे देश में सरकारी पद 1 करोड़ से ज्यादा रिक्त पद इस समय भारत सरकार में खाली पद पड़े हैं। केवल जो पेपर की फीस होती है परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की, उससे सरकार 1300 करोड़ रुपए हर सालाना कमाती है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम लोग 10 लाख नई नौकरियां बनाए, ये 1 करोड़ जो खाली पद हैं, अगर ये 1 करोड़ खाली पद ही हम लोग उनकी भरपाई करें तो लगभग 5 से 10 करोड़ लोग खड़े उठेंगे। राहुल गांधी तो लगातार बोलते रहे, तो वरुण गांधी ने जो बोला वो भी देखिए। और इसके बाद में यह है कि असल में हम निजी संस्थान, फैक्ट्री में जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से हो रहा है, लोगों का जुड़ाव होता है, जब पक्की नौकरी होती है, अपनी रेजिमेंट से जुड़ाव होता है और सेना में नई भर्तियों का निकलती हैं तो उसके बाद में लोग कोशिश करते हैं कि हम आए, हमारे बच्चे आए, हम सेना में जाके गर्व महसूस करते हैं और आज स्थिति है उस गर्व को खत्म किया जा रहा है। लेकिन सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही। सरकार तो कहीं और मस्त, व्यस्त। वो कहां मस्त है? वो तो सरकारें गिराने में मस्त है, सरकारें बनाने में मस्त। तो आप समझिए, लोकतंत्र में इतना भौड़ा मजाक चल रहा है। अब सबसे बड़ा जो है सवाल है कि महाराष्ट्र में इस बार क्या होगा। पिछले 7 जो हम राज्यों की स्टडी देखें तो पता चलता है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने तमाम राज्यों में जिस तरीके से काम किया उसमें विपक्षी पार्टी के नाराज गुटों को अपने पाले में करके सरकार बनाने का खेल किया। दूसरा, छोटे दलों और निर्दलियों को अपने पाले में ला करके सरकार बनाने का काम किया या दूसरे दलों को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने का काम किया। महाराष्ट्र में भी आप देखिए वही हो रहा है कि जिस तरीके से 35 से अधिक विधायक जो हैं तोड़ करके उद्धव सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, वो आपके सामने है। जबकि उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के शासन में महाराष्ट्र ने सबसे बेहतरीन किया है, चाहे कोविड से लड़ने में हो, चाहे नफरत और सांप्रदायिकता से लड़ने में हो। तो ये स्थिति है और महाराष्ट्र आगे बढ़ा है, अमन चैन कायम हुआ है बड़े दिनों बाद में वहां ये स्थिति। नरेंद्र मोदी जो है चुनाव लड़े बिना ही सीएम बनाने की स्थिति में रहते हैं क्योंकि वो मैनेजर बहुत अच्छे हैं, उनके साथ कारपोरेट बहुत है जो पैसा खर्च कर सकता है। और बिना चुनाव लड़े ही नरेंद्र मोदी 2002 में खुद भी, याद होगा, मुख्यमंत्री बने थे और गुजरात में दंगे कराने के बाद में जीते थे। तो वही भारतीय जनता पार्टी की अब प्रयोगशाला हो गई है कि कैसे दंगे कराएंगे और दंगे से हम जीतेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम जीत नहीं सकते। नफरत के ही बूते हमारी जीत है। भारत आज नफरत की हर रोज नई इबारत लिख रहा है। अब किसकी इज्जत बची है? उद्धव ठाकरे की, नरेंद्र मोदी की, किसकी? और इसी को लेकर बहस चल रही है।
इसीलिए अब जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि कैसे शिवसेना ही नहीं, शिवसेना से ठाकरे परिवार को भी बाहर कर देना है। तो ये स्थिति है। एक राज्य का सीएम बिना इस्तीफा दिए सिर्फ इस एक बात पर सरकारी मकान खाली कर देता है कि उसकी पार्टी में एक बागी ने उन्हें जनता से दूर रहने वाला नेता कहा। आप समझिए यह बात कितनी बड़ी है। क्या आज इतना नैतिकता भाजपा के किसी नेता में है कि वो इस तरह से चला जाए और भीड़ उसके लिए रो रही हो और वो छोड़कर चला जाए? सीएम अगर जनता से दूर कहे तो वो मुख्यमंत्री किस बात का? बीजेपी के पास एक भी ऐसा सीएम नहीं है जो जनता का सीएम है। नैतिकता, साहस, कुर्सी छोड़ने की इच्छा शक्ति और सबसे बड़ी बात अपने लोगों के बीच, अपनों के बीच जीने मरने का जुनून कहां है? नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी के नेता क्या जाने कि जनता का नेता क्या होता है, क्योंकि खुद तो नफरत के बूते बने हैं और आवाम से दूर सिर्फ अपने जुमले फेंकते रहते हैं। प्रधानमंत्री को रोज कोसने और गालियां देने के नाम पर उन्होंने खुद गिनाए। उन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले, मरती इकोनॉमी और सड़कों पर बिछती लाशों के ढेर पर जिस तरीके से अपनी सत्ता को खड़ा किया है वह एक चिंता का विषय है। फिर भी वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, वो कुर्सी खरीदेंगे, कुर्सी लूटेंगे और सारी संस्थाओं को, जांच एजेंसियों को, एनफोर्समेंट एजेंसियों को सत्ता तोड़ने के लिए लगाएंगे, लोगों के मनोबल तोड़ने के लिए लगाएंगे, पार्टियों को डराने के लिए लगाएंगे। लोकतंत्र में आज उद्धव ठाकरे निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति के तौर पे दर्ज हो गए हैं कि जिन्होंने बगैर कुछ कहे कुर्सी छोड़ दी। अभी हालांकि ऑफिशियली वो मुख्यमंत्री 6 साल में 7 राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाया, उसमें एक ही इनका मंत्र था, भाजपा जीते या हारे, बगैर सत्ता हथियाना ही उनका जो है एकमात्र उद्देश्य है और उसमें वो 60% कामयाब भी रहे। महाराष्ट्र में शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे को लेकर के अब पूरी प्लानिंग की गई है और जिस तरह से की गई है, विधायक गुवाहाटी में बैठे हैं। ऑपरेशन लोटस की इस स्ट्रेटजी को इस तरह गढ़ा गया है जिसमें सीटें न होने के बावजूद पार्टी सरकार बनाने की साजिश रचती है। तो जो ये इस तरह से ये ऑपरेशन लोटस चले, उनमें 4 बार भाजपा को सफलता मिली, 3 बार मात भी खानी पड़ी। इसके लिए ईडी, आयकर, सीबीआई से लेकर तमाम संस्थाओं और लालच देकर, कारपोरेट का इस्तेमाल करके किस तरीके से विधायकों को खरीदा गया, किस तरह से क्या किया गया, किसी से छिपा नहीं। आपको याद होगा मार्च 2020 का महीना जब कोविड से देश जूझ रहा था, भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाने के लिए लगी थी और उसने कमलनाथ सरकार गिरा करके किस तरीके से 230 सदस्यों वाली विधानसभा में, जिसके कांग्रेस पार्टी के 214 थे और प्लस उसके समर्थक साथ थे, उन सबको किस तरह से तोड़ा गया और किस तरह गद्दारों के बूते, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जो ऐतिहासिक रूप से गद्दार हैं, देश के साथ भी गद्दारी की और अब राज्य और पार्टी के साथ भी कर दी, रिश्तों के साथ भी कर दी, वो भाजपा के खेमे में चले गए और किस तरीके से। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को कमान दी थी और उन्होंने किस तरीके से सब पूरा करके दिखाया और आपके सामने तो और सरकार बन गई। इसी के बाद में यदि हम और चीजों को देखें तो सिंधिया के बाद यदि हम बात करें राजस्थान में गहलोत सरकार का सिंहासन भी गिराने की कोशिश की गई जुलाई 2020 में, लेकिन यहाँ पर 200 सीटों की विधानसभा है, उसमें 107 कांग्रेस के थे और उसके अलावा कांग्रेस को समर्थन भी था, पूरी तरह से बहुमत कांग्रेस के पास था, लेकिन बीजेपी के पास में सिर्फ 72 थे और 3 उसके समर्थक थे, यानी 75 थे। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जो है उसको सफल नहीं होने दिया। सारे के बाद में गहलोत ने उनकी रणनीति को फेल कर दिया और गहलोत की रणनीति के कारण भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में आई। लेकिन वहीं आपको याद होगा जुलाई 2019 में कर्नाटक में कुमारस्वामी की सत्ता को किस तरीके से गिराया गया। 225 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 80 थे और 37 जेडीएस के थे, प्लस 2 अन्य समर्थन दे रहे थे, तो इस तरह से उनका पूर्ण बहुमत था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने
जो है 104 प्लस 1 थे, मतलब 105 थे टोटल, और इन्होंने जेडीएस की सरकार, जेडीएस के और कांग्रेस की ज्वाइंट सरकार को गिरा दिया, क्योंकि उन्होंने किस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी सौंपी किसको, येदियुरप्पा को, बीएस येदियुरप्पा को, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार और दूसरे आरोप थे, और भाजपा ने एक बार कहा था कि हम उनसे कोई नाता नहीं है, उन्हीं लाए, उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया, सब कुछ किया। तो यह स्थिति है, सरकार बनाने के लिए पाक साफ कर देते हैं सबको। महाराष्ट्र में इसी तरह अजीत पवार को आपको याद होगा 2019 नवंबर 2019 में तोड़ करके किस तरह से रातों रात सरकार बनाई गई थी, और उस सरकार में 288 की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 44 थे, एनसीपी के 53 थे, और जो शिवसेना है उसके 56 थे, और इसको मिला करके और समर्थ मिला करके बहुत बड़ा आंकड़ा था इनके पास। लेकिन इसके बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अब किया है, तब अजीत पवार के साथ मिलकर किया था, लेकिन शरद पवार ने गेम पलट दिया था, और अब की बार स्थितियां फंसी हुई हैं, क्योंकि गद्दार कोई और नहीं, ठाकरे परिवार का वफादार रहा, जिसको उन्होंने ऑटो चालक से उठा करके मंत्री और सबसे बड़े पद ओहदे तक पहुंचाया, उसने ये धोखा किया है, और वो भाजपा के साथ मिलकर तोड़ने में लगा है। न सिर्फ सरकार तोड़ने में लगा है, शिवसेना को तोड़ने में लगा है, खत्म करने में लगा है। इसी तरह आपको याद होगा गोवा में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, 2017 की बात है, और वहां पर 40 की विधानसभा में 17 कांग्रेस के थे और उसके समर्थक थे 6। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के 13 थे, उन्होंने तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार बना ली। इसके बाद में आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में तो 60 सदस्यों की विधानसभा है, और उसमें कांग्रेस पार्टी के 42 सदस्य थे और भारतीय जनता पार्टी के 11, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से खेल किया और तोड़ करके सरकार बना ली। इसी की तरह से उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड में भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के कारण वो फेल हो गए थे। तो यहां पर क्या हुआ था कि 70 की विधानसभा है और उसमें 32 कांग्रेस के थे, 4 कांग्रेस के समर्थक थे, तो इस तरह, और भाजपा के 31 थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने फिर यहां पर अपना ऑपरेशन लोटस किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में थोड़ा सा वो लगा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की नीति है, वो अर्थव्यवस्था सुधारने में नहीं लगे हैं, वो देश की व्यवस्था सुधारने में नहीं लगे हैं, वो बेरोजगारी खत्म करने में नहीं लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं सरकारें तोड़ने में। तो अब उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे तोड़ा जाए, और सिर्फ उद्धव की कुर्सी ही न छीनी जाए, उद्धव से शिवसेना भी छीन ली जाए जो उनके पिता की बनाई हुई है, और उस सेनापति के जरिए जो गद्दार हो गया है, जो उनके परिवार के जो है टुकड़ों पर पला करता था, उसको जिसे वफादार। तो अब किस पर वफा करेंगे, किस पर यकीन करेंगे, ये खेल चल रहे हैं, और जब ये खेल चल रहे हो तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अब एक चीज समझ लीजिए, ऐसे में जिस तरीके से सिंबल ऑर्डर 1968 जो है उसको लेकर के कोशिश की जा रही कि सिंबल छीना जाए, सब कुछ छीना जाए, और उसकी तैयारी है, और इसको लेकर के जो है पूरी तैयारी कर ली गई है, और ये सोची समझी स्थिति है। इसके बाद में निश्चित रूप से फिर से एक बार मैं कहूंगा विंस्टन चर्चिल की वही शब्द याद आते हैं जो उन्होंने अपनी संसद में कहे थे कि भारत में एक समय ये आएगा कि सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। भारत के सभी नेता ओछी क्षमता वाले भूसा किस्म के व्यक्ति होंगे, उनकी जुबान मीठी होगी मगर दिल निकम्मे होंगे। उस सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और देश को खत्म करेंगे, और एक दिन वो आएगा जब वहां पर हवा पानी पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। बिल्कुल आज वही हो रहा है, और यही कारण है कि अब अर्थव्यवस्था सुधारने के नाम पर जीएसटी में तमाम जगह पर जो है बढ़ोतरी करने का, या जो छूट थी तमाम कारणों से जिनको रिड्यूस किया गया था, उन्हें खत्म करके फिर से एक भारी भरकम टैक्स थोपने की कोशिश हो रही है। सेस के नाम पर पहले ही लूटा जा रहा है किसानों को भी, आपको भी, तमाम लोगों को। तो देश शायद अब लुटेरों के हाथ में। वो लुटेरे तो चले गए थे लूट के, ये तो रोज लूट रहे हैं और लूटते रहेंगे, पता नहीं कब तक लूटते रहेंगे, क्योंकि नैतिकता इनमें खत्म हो चुकी है।
इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।